हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का जीएस सो इजी में। मैं हूं कबीर सर और हमारा आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में देख रहे हैं जीएस सो इजी। तो आइए शुरू करते हैं। और इस जीएस सो इजी में अभी हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट ए को देख रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने अभी भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू किया है। कल हम लोगों ने टॉपिक पहला देखा था, जहां हम लोग ने हिमालय के बारे में अध्ययन किया था। आज दूसरे दिन का टॉपिक है और यह क्लास बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। तो हिमालय के बाद आता है गंगा का मैदान, तो आज हम लोग गंगा के मैदान का अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले देश का संदेश, हम सबका संदेश है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिटिया को बचाना है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल इंफेंटिसाइड को रोकना है, बंद करना है, और बेटी को भी बेटे के साथ खूब पढ़ाना है, बहुत पढ़ाना है। यस सर। तो आज का टॉपिक है गंगा का मैदान, और बिना समय गवाए हम लोग गंगा के मैदान पे आते हैं। अगर गंगा के मैदान के विस्तार को देखा जाए तो यहां पर दो तरह के कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स मिलेंगे। अगर हम भारत की बात करें तो गंगा का मैदान ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेके ये बिल्कुल असम तक आपको मिलेगा। ये कुल इसकी जो लंबाई है, एग्जाम में पूछा है, तो ये लगभग 2400-2500 किलोमीटर के आसपास आती है। लेकिन कहीं कहीं एग्जाम में 3200 भी दिया हुआ है। तो याद रखना है, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी जो मैदान है वो भी भारत का था, और ऐसे में अगर उसको शामिल कर लें तब ये मैदान की जो कुल लंबाई है ये 3200 हो जाएगी। लेकिन अगर वर्तमान में भारत को देखा जाए तो भारत में ये 2400 किलोमीटर वर्तमान में है, राजस्थान से लेके असम तक। दुनिया के अधिकांश जो मैदानी इलाके हैं वो नदियों से लाई हुई जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल से निर्मित होते हैं, और भारत का जो मैदान है यह भी कोई इससे अपवाद नहीं है। हिमालय से सैकड़ों नदियां निकलती हैं और ये सभी नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं, जिसने इस सारे इलाके को एकदम समतल कर दिया है, और यही समतल क्षेत्र मैदान कहलाता है। और चूंकि इसमें सबसे प्रमुख नदी गंगा है तो इसीलिए सामान्यतः इसको गंगा का मैदान कहते हैं। लेकिन हमेशा इसको गंगा का मैदान नहीं कहते हैं, क्योंकि ये जो मैदान है इसमें सिंधु की सहायक नदियां सतलुज वगैरह भी हैं, इसमें ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां भी हैं, और गंगा और उसकी सहायक नदियां तो शामिल है ही। तो इसीलिए इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। चूंकि मेन नदी इसमें सिंधु और गंगा थी तो इसे सिंधु गंगा का मैदान, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स कहा जाता था। लेकिन बाद में जब ज्यादातर सिंधु का हिस्सा पाकिस्तान चला गया तो इसे सतलुज गंगा का मैदान कहा जाने लगा। लेकिन चूंकि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भी योगदान है इसके निर्माण में, और इसलिए कहीं कहीं से गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो बड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए एक नया नाम भारत का उत्तरी मैदान इस ज्यादा कॉमनली अब यूज किया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इसमें सभी नदियां आ जाएंगी, सिंधु, सतलुज, गंगा, उसकी सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र। तो यहां पर हम लोग ने देखा कि इनका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हो रहा है, एलुवियल सॉइल से हो रहा है, और ये सारी जो नदियां हैं ये हिमालय से निकल रही हैं।
अब हम आते हैं पेटियों को देखते हैं। गंगा के मैदान का अध्ययन दो तरह से होता है। पहला होता है क्षेत्रीय अध्ययन। राजस्थान में जो है उसे राजस्थान का मैदान, जो पंजाब में है पंजाब का मैदान, यूपी में है यूपी का मैदान, बिहार में है बिहार का मैदान, बंगाल में है बंगाल का मैदान, असम में है तो असम का मैदान। लेकिन इससे प्री के आपके कोई क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं हैं। प्री के क्वेश्चंस कहां बनेंगे? जब हम इस गंगा के मैदान को, जब हम इस भारत के उत्तरी मैदान को पेटियों में विभाजित करते हैं। लेकिन ये पेटियां कैसे बनेंगी? तो अगर देखा जाए, नदियां निकल रही हैं, कई प्रमुख नदियां निकल रही हैं। अब जैसे गंगा नदी को लिया जाए तो गंगा नदी इस तरह निकलती है और फिर बांग्लादेश में जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब अगर देखा जाए कि हिमालय कहां तक है, हिमालय को अगर हम देखते हैं तो हिमालय ये रहा, ये आपका हिमालय है। ये क्या है? ये हिमालय है। ये पूरा कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक ये विस्तारित है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि लगभग सभी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, तो एक उदाहरण ले लेते हैं इस नदी का, गंगा नदी का या यमुना नदी का। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हिमालय के ठीक नीचे एक समतल मैदान की पेटी पड़ेगी। ये पहली पेटी है और ये भी एकदम जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक लगातार पाई जाएगी, हिमालय के समानांतर उसके दक्षिण में पाई जाएगी। इसी तरह एक और पेटी इसके नीचे भी इसी तरह समानांतर पाई जाएगी और इसी तरह फिर एक और पेटी पाई जाएगी। ये 4 पेटियां हो गई। चारों के अलग अलग नाम हैं। जो पहली पेटी हिमालय के ठीक नीचे है, इसे हम भाबर कहते हैं। ये क्या है? ये भाबर है। भाबर के ठीक नीचे तराई है। तराई के नीचे बांगर है और बांगर के नीचे खादर है। आपको याद होगा कल हम लोग ने हिमालय पढ़ा। अगर आप में से किसी का छूट गया है पहला क्लास इंडियन ज्योग्राफी का, तो वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख लें। और हम लोग ने देखा था कि हिमालय को भी हम 3 मुख्य समानांतर पेटियों में विभाजित कर सकते हैं, और जिसमें सबसे नीचे वाली क्या थी? शिवालिक थी। ठीक है, शिवालिक था, फिर मध्य हिमालय था और फिर उच्च हिमालय था। तो हिमालय के नीचे या शिवालिक के ठीक नीचे कौन सी पेटी है? यही भाबर है। भाबर के नीचे तराई है, तराई के नीचे ये बांगर है, और जब नदी आ गई, ये देख रहे हैं नदी, नदी के ठीक किनारे का क्षेत्र खादर कहलाता है। तो यहां फिर हम लोग देखें कि कौन सी ये 4 पेटियां हैं? भाबर, तराई, बांगर और सबसे नीचे खादर। एग्जाम में आपके इनसे लगभग 14 प्रश्न पूछेंगे। अगर आपने ये 14 प्रश्न, जो कि अब 15 मिनट में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में इससे नहीं छूटेगा। तो शुरुआत करते हैं हम भाबर से, लेकिन उसके पहले एक डायग्राम देखेंगे। कुछ नहीं करना है, केवल 5 मिनट मेरे साथ इस डायग्राम के साथ बैठिए और आपके सारे प्रश्न अपने आप, 14 प्रश्न जो मैंने बताए हैं, सब सॉल्व हो जाएंगे।
देखिए, अभी हम लोग ने देखा कि हिमालय से नदियां निकल रही हैं, हिमालय से नदियां निकल रही हैं। अगर हिमालय से नदियां निकल रही हैं या शिवालिक से नदियां निकल रही हैं, तो हिमालय पर ढाल बड़ा तीव्र है, स्लोप बहुत स्टीप है। और अगर ढाल बहुत तीव्र है तो नदी का वेग, नदी की स्पीड, नदी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। वो बहुत तेज गति से नदी बहेगी। और अगर नदी बहुत तेज गति से बह रही है तो उसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा होगी, उसकी ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। नदी की ताकत, नदी की शक्ति, नदी की ऊर्जा उसको उसकी गति से मिलती है, उसकी स्पीड से मिलती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी नदी में भार ढोने की क्षमता अधिक होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भी हम जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। कहीं पर भी अगर इस वेलोसिटी ज्यादा हो गई, स्पीड ज्यादा हो गई, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। और यही यहां भी होता है। नदी जब हिमालय से बहती है, चूंकि स्लोप बहुत ज्यादा है, ढाल बहुत ज्यादा है, इसलिए नदी की ताकत बहुत ज्यादा होती है और नदी अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी आराम से बहा के ले जाती है। लेकिन जैसे ही मैदानी इलाका शुरू हुआ, समतल इलाका शुरू हुआ, ढाल समाप्त हो गया। हिमालय का जो ढाल था वो समाप्त हो गया। और जैसे ही ढाल समाप्त हो गया, नदी की स्पीड क्या हो गई? नदी की स्पीड भी कम हो गई। और जैसे ही नदी की स्पीड कम हो गई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। अब उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थरों को लेके आगे बढ़े। और इसीलिए नदी ने क्या किया? नदी जो अपने साथ हिमालय पर अभी तक बड़े बड़े पत्थरों को लेके आ रही थी, अब नदी के अंदर ताकत नहीं है, तो वो क्या की? यहां पर बड़े बड़े पत्थरों को छोड़ के नदी आगे बढ़ गई। नदी आगे बढ़ गई। पत्थर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसके अंदर अब ताकत नहीं बची है। लेकिन जब पत्थर छोड़ दिया तो पत्थर के अंदर काफी गैप्स रह गए। अगर हम एक बहुत बड़ा पत्थर का ढेर लगा दें कहीं पर, बड़े बड़े पत्थर, और फिर उस पत्थर के ढेर पर अगर हम पानी डाल दें, 2 ड्रम पानी डाल दें, तो ड्रम का पानी कहां चला जाएगा? धारा के रूप में नहीं बहेगा। वो गैप्स के, जो पत्थरों के बीच में छिद्र हैं, गैप्स हैं, वो पानी उसके अंदर चला जाएगा। और यही यहां भी होता है। जब नदी इस पथरीले क्षेत्र से गुजरती है तो नीचे चली जाती है, अंडरग्राउंड हो जाती है। और यही क्षेत्र भाबर है, यही भाबर है। और एग्जाम का करीब 4 प्रश्न यहां पर है। पहला प्रश्न यही है कि इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर होती है। दूसरा, इसका निर्माण किससे हुआ है? कंकड़ पत्थर से हुआ है। वही कंकड़ पत्थर जिसे नदियां अपने साथ लेके आई थीं। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदियां यहां सतह से विलुप्त हो गई हैं, सतह से गायब हो गई हैं। कहां चली गई हैं? नीचे चली गई हैं, पत्थर के नीचे से प्रवाहित हो रही है। तो ये कुछ, और ये कहां स्थित है? हिमालय के नीचे, यानी कि इंग्लिश में हम कहेंगे एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। और हिमालय में भी कौन सा पार्ट है? ये शिवालिक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो भाबर है ये कहां है? ये शिवालिक की तलहटी में है, एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक या हिमालय। इसकी चौड़ाई हम लोग ने देखा 10 किलोमीटर है और इसका निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ है। और जो एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नदियां यहां सतह से विलुप्त हो जाती हैं, लॉस्ट एट द सरफेस। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्षेत्र आ गया तराई। अब कंकड़ पत्थर नहीं है, और जब कंकड़ पत्थर नहीं है
तो नदियां जो पत्थर के नीचे से जा रही थी, अब पत्थर के नीचे से नहीं जा पा रही हैं, और इसीलिए नदियां अब सतह पर आ जाती हैं। नीचे से पानी, नदी का पानी अपने आप मिट्टी में से बाहर सतह पर आता है, और जब मिट्टी से पानी सतह पर आएगा तो वहां की मिट्टी कैसी हो जाएगी? बिल्कुल पानी से तर हो जाएगी, और इसीलिए इस क्षेत्र का नाम पड़ गया तराई, क्योंकि यह पानी से तर है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच में होती है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सारा क्षेत्र दलदली है, मार्शी है, पानी से तर रहता है। लेकिन यह स्थिति धान के फसल के लिए बड़ी लाभदायक है, और इसीलिए दुनिया का जो बेस्ट धान है, बासमती धान, वो इसी तराई क्षेत्र में उगाया जाता है। और यहां पर भी एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि जो नदियां भाबर में विलुप्त हो गई थी सतह से, वो पुनः तराई में सतह पर आ जाती हैं। री इमर्जेस रिवर्स लॉस्ट एट द भाबर, री इमर्जेस एट तराई। तो ये आपके तराई के प्रश्न हो गए कि ये भाबर के नीचे है, इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक, और इसका एग्जाम का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नदियां पुनः सतह पर आ जाती हैं, और नदियां चूंकि सतह पर आ रही हैं, मिट्टी के अंदर से पानी आ रहा है, इसीलिए सारा क्षेत्र ये दलदली रहता है, और जहां बासमती चावल, बासमती धान उगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पर आते हैं, लेकिन तीसरे के पहले हम चौथे पर आ जाएंगे, खादर पर आते हैं। खादर हम लोग ने देखा कहां है, ये देखिए नदी के आसपास का एरिया क्या है, यही खादर है। और अगर नदी के आसपास है तो यहां बाढ़ भी हर वर्ष लगभग आएगी, और जब बाढ़ आती है, बाढ़ आ गई, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह 10 दिन के लिए बाढ़ आ गई, लेकिन जब बाढ़ वापस चली जाती है तो अपने पीछे मिट्टी छोड़ जाती है, और यही जलोढ़ मिट्टी है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि खादर क्षेत्र जो है, यहां बाढ़ बहुत आती है। यह एकदम नदी के आसपास का क्षेत्र है खादर, और जब यहां बाढ़ आती है तो यहां नई जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है, न्यू एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। और जब यह नई है तो सारे पोषक तत्व इसमें भरपूर मात्रा में पाए जा रहे हैं। अभी उनका दोहन नहीं हुआ है, अभी उनको हार्नेस नहीं किया गया है, और इसीलिए यह अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है। तो खादर की अगर बात करें तो खादर से भी आपके 3 प्रश्न हैं। पहला यही कि यह नदी के आसपास का क्षेत्र है, और इसीलिए हर वर्ष लगभग यहां बाढ़ आती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां नई जलोढ़ मिट्टी, न्यूअर एलुवियल सॉइल पाई जाती है, जो बहुत उपजाऊ है। लेकिन नदी से थोड़ा दूर वाला एरिया, नदी के पास ही है लेकिन नदी से थोड़ा सा दूर है, ये वाला एरिया, ये बांगर है, यानी कि ये तराई और खादर के बीच में है। और इसकी विशेषता यह है कि यहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, और जब बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो यहां की जलोढ़ मिट्टी कैसी है? पुरानी है, और जब पुरानी है तो हजारों साल से इस पर खेती हो रही है। पेड़ ने, फसल ने हजारों साल से इसके पोषक तत्वों का अवशोषण किया है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है, इसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। और क्यों? क्योंकि यहां पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। तो ये कुछ प्रश्न आपके बांगर से है, यही बांगर है, नदी से थोड़ा दूर पाया जा रहा है यह क्षेत्र, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, और इसीलिए यहां की मिट्टी क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, जो कि कम उपजाऊ है।
जो कि उतनी फर्टाइल नहीं है। 14 प्रश्न थे और कितने इजी वे में केवल एक डायग्राम की मदद से हम लोग ने सारा कुछ पढ़ लिया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। सबसे पहले हम लोग ने देखा कि हिमालय या शिवालिक से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो भाबर पेटी थी, उसके नीचे तराई पेटी, फिर बांगर पेटी और चौथी नदी के ठीक पास खादर पेटी। भाबर में हम लोग ने देखा कि यह ठीक शिवालिक के नीचे है, शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में है, तलहटी में है। गिरिपद माने, गिरी माने पर्वत, पद माने पैर, पैर माने नीचे, यानी कि शिवालिक के नीचे है। चौड़ाई 10 किलोमीटर। इसका निर्माण कंकड़ पत्थर से हुआ और जिस कारण से नदियां कंकड़ पत्थर के भीतर चली गई, यानी कि नदियां सतह से विलुप्त हो गई। दूसरी पेटी तराई की पेटी, भाबर के नीचे, चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट कि नदियां जो विलुप्त हुई थी पुनः सतह पर आ गई, जिसके कारण पूरा क्षेत्र क्या हो गया, दलदली हो गया और इस क्षेत्र में बासमती चावल अच्छे से उगता है। दुनिया का यह सबसे फेमस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद बांगर नदी से थोड़ा दूर स्थित है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, इसीलिए जलोढ़ मिट्टी यहां की पुरानी है और कम उपजाऊ है। नदी के ठीक पास का क्षेत्र खादर नदी के काफी पास है, इसलिए लगभग हर साल बाढ़ आती है और जब बाढ़ आती है तो अपने साथ नई जलोढ़ मिट्टी लाती है जो कि बहुत उपजाऊ है। 14 प्रश्न और जीवन में अब आप ये कभी 14वां प्रश्न नहीं भूलेंगे और इसीलिए इस क्लास का नाम है जीएस सो इजी, ज्योग्राफी सो इजी। बहुत इजी है, बस समझाने वाला चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल जीएस सो इजी को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से करिए। यहां पर डेली ज्योग्राफी एमसीक्यू की भी मेरी क्लास चलती है मेरे द्वारा, कबीर सर के द्वारा, और ये डेली चलती है, संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे चलती है। आज भी चली और ये क्लास लाइव होती है, 10 बजे चलती है। तो इस क्लास में जरूर आइए। इस क्लास में हम लोग चैप्टर वाइज 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और यह भी एकदम टाइम टेबल के अनुसार होता है। आज 14 अगस्त है। आज का टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसी तरह कल हम लोग चट्टान, फिर उसके बाद पर्वत, फिर पठार, मैदान, घाटियां, नदी, झीलें, फिर लैंडफॉर्म्स। एक सप्ताह का मैं टाइम टेबल पहले ही दे देता हूं और एकदम स्ट्रिक्टली टाइम टेबल को हम लोग फॉलो करते हैं। यह क्लास कितने बजे होती है? यह लाइव होती है, उसमें हम लोग इंटरेक्ट भी करते हैं, सैकड़ों बच्चे रहते हैं। और कितने बजे? आज भी होगी रात में 10 बजे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल जीएस सो इजी को, और ये कई बार बच्चे कहते हैं सर ये क्लास नहीं दिखती है आपके चैनल पे, तो ये क्लास लाइव है तो लाइव वाले सेक्शन में दिखेगी। ये वीडियो या होम सेक्शन में ये क्लास नहीं दिखेगी और अब तक कई क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनको जाकर देख सकते हैं। तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है और उससे भी जरूरी है कि किसको शेयर करना है। लेकिन किसको शेयर करना है? स्टूडेंट्स को शेयर करना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रखे हैं उनको शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। बेल आइकन को भी दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक करना है ताकि मेरी जो भी क्लासेस आए तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। विनती करता हूं ऊपर वाले से कि आप सभी को जल्दी से आपके लक्ष्य में और आपकी परीक्षा में सफल करें, और यह बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि इंपॉसिबल कुछ भी नहीं है। इंपॉसिबल तो खुद कह रहा है आई एम पॉसिबल। कोशिश तो करिए, सब पॉसिबल है। यू आर पॉसिबल, वी आर पॉसिबल, वी ऑल आर पॉसिबल। तो हैव अ नाइस डे। मिलते हैं रात में 10 बजे अपनी लाइव क्लास में। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।